नमस्कार। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। इसका क्या मतलब है? क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों की फिर बल्ले बल्ले होगी? क्योंकि जो नया वेतन आयोग की सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। तो मान के चलिए कि अगले साल जो नया साल की शुरुआत होगी तो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको तोहफा सरकार देगी, उनके वेतन वृद्धि होगी, उनका नया वेतनमान शुरू हो जाएगा। तो यदि हम बात करें वेतन आयोग की, अब तक 7 वेतन आयोग बने हैं देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक। 1947 में जो पहला वेतन आयोग बना था, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा उस समय जो न्यूनतम सैलरी थी किसी केंद्रीय कर्मचारी की 55 रुपये थी और अधिकतम सैलरी करीब 2000 रुपये हुआ करती थी। आज वही सैलरी, जो न्यूनतम सैलरी है, जो 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम सैलरी तय की थी, जो अभी लागू है, वो 18,000 रुपये थी और जो अधिकतम सैलरी थी वो 2.5 लाख रुपए थी। ये हम बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर डीए अलग से एप्लीकेबल होते हैं जो अलग अलग शहर के हिसाब से और अलग अलग रैंक के हिसाब से होते हैं। तो अगर हम दूसरे वेतन आयोग की बात करें जो 1959 में बना था, उस समय न्यूनतम वेतन 80 रुपये हो गया था और अधिकतम वेतन 3000 रुपये हो गया था। इसके बाद हम 1973 की बात करते हैं, तब तीसरा वेतन आयोग बना था, तो न्यूनतम वेतन बढ़ के 185 रुपये हो गया था और अधिकतम वेतन करीब 4500 रुपये हुआ था। और अगर हम चौथे वेतन आयोग की बात करें तो ये 1986 में बना था और उस समय न्यूनतम वेतन 750 रुपये निर्धारित कर दिया गया था और अधिकतम वेतन हो गया था 9000 रुपये। तो इसके बाद बना 5वां वेतन आयोग। इस 5वें वेतन आयोग में जो न्यूनतम सैलरी थी वो 2550 रुपये रखी गई। किसी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 2550 रुपये रखा गया और अधिकतम वेतन रखा गया करीब 12,000 रुपये। लेकिन छठे वेतन आयोग ने स्थितियों को बहुत सारा बदल दिया। छठा वेतन आयोग 2008 में बना था और ये जो लागू हुआ था छठा वेतन आयोग, तो इसमें छठा वेतन आयोग 2006 से लेकर 2016 तक लागू हुआ था। तो मतलब देर से लागू हुआ था लेकिन बैकडेट से लागू हुआ था। 2008 में लागू हुआ था लेकिन 2006 से इसके प्रावधान मान्य गए थे, एरियर मिला था कर्मचारियों को। तो इसमें जो न्यूनतम सैलरी की गई, इसमें अच्छी वेतन वृद्धि हुई, सबसे अच्छी वेतन वृद्धि इसी में हुई। इसमें न्यूनतम सैलरी 7000 रुपये कर दी गई, जो पहले 2550 रुपये थी वो बढ़ा के 7000 रुपये कर दी गई और जो अधिकतम सैलरी करीब 12,000 रुपये थी वो बढ़ा के 80,000 रुपये कर दी गई। तो इसमें सबसे अच्छी बढ़ोतरी देखी गई और इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते काफी अच्छे हो गए, वो प्राइवेट सेक्टर की भांति होने लगे, प्राइवेट सेक्टर जैसे हो गए। ये उसमें इसका एनालिसिस किया गया था। लेकिन उसके बाद जब मोदी सरकार में 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया तो उसमें न्यूनतम सैलरी बढ़ा के 18,000 रुपये महीना कर दी गई, प्लस डीए और जो दूसरे भत्ते मिलते हैं वो अलग से होते हैं। और जो अधिकतम सैलरी कर दी गई वो करीब 2.5 लाख रुपए कर दी गई। इसमें भी अच्छी खासी वेतन बढ़ोतरी हुई। तो छठे और 7वें वेतन आयोग में बहुत शानदार वेतन बढ़ोतरी हुई। इसलिए अब केंद्रीय कर्मचारियों की नजर इस बात पर है कि 8वें वेतन आयोग में भी क्या ऐसा ही तोहफा मिलेगा? क्या जो न्यूनतम सैलरी है वो 36,000 रुपये 35 से 36,000 रुपये होगी और जो अधिकतम सैलरी जो 2.5 लाख है अभी, क्या वो 5 लाख हो जाएगी? लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि जो मार्केट है प्राइवेट सेक्टर के, अगर जो सीईओ के और जो बड़े अधिकारियों के वेतन भत्ते देखें तो वो करोड़ों में होते हैं। तो सरकारी कर्मचारी हमेशा ये कहते हैं कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर से कहीं ज्यादा काम करते हैं, हम उनसे कहीं ज्यादा बेस्ट हैं, लेकिन हमारे वेतन भत्ते बहुत कम हैं। तो ये सरकारी कर्मचारियों की डिमांड रहती है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि कम से कम 18,000 से 36,000 और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तो इस वेतन आयोग में भी होना तय है। अब इसका फायदा किसको है? देखिए, अगर हम कर्मचारियों की बात करें, जैसे 1947 में पहला वेतन आयोग बना था, उसमें सिर्फ 15 लाख कर्मचारी थे। उसके बाद दूसरे वेतन आयोग में जब 1959 में ये बना था तो उसमें 25 लाख केंद्रीय कर्मचारी थे। 1973 में जब तीसरा वेतन आयोग लागू हुआ था तो उसमें 30 लाख कर्मचारी थे। 1986 में जब चौथा वेतन आयोग लागू हुआ था तो 35 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा हुआ था। 1997 में जब 5वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो 40 लाख कर्मचारियों ने इसका फायदा लिया था। और 2008 में जब छठा वेतन आयोग लगा था तो 60 लाख कर्मचारी उस समय थे। अब 2016 में जब ये 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो 1 करोड़ कर्मचारी उस समय
थे। जहां हम कर्मचारियों की बात करें, इसमें पेंशनर की संख्या भी शामिल है, क्योंकि जब वेतन आयोग बनता है तो कर्मचारी के साथ साथ जो पेंशन भोगी होता है उसको भी राहत मिलती है, उसका भी स्केल, पेंशन का स्केल बदल जाता है। तो जहां भी हम कर्मचारियों की बात करें उसमें पेंशनर भी इंक्लूड है। तो पिछले वेतन आयोग में 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर को इसका फायदा हुआ था, लेकिन इस बार ये संख्या और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि 65 लाख के करीब इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, और 50 लाख से ऊपर केंद्रीय कर्मचारी हैं। लेकिन क्या सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग होता है, या जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, उनको भी इसका फायदा मिलता है, लेकिन ये जो वेतन आयोग है ये केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बनाया है। जैसे ही ये लागू होता है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी इसी स्केल को फॉलो कर लेती है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार निर्णय लेती है। कोई सरकार तुरंत फैसला ले लेती है, कोई सरकार थोड़ा रुक के फैसला लेती है। कई बार कुछ सरकारें ऐसी भी होती है जहां पर फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो वो कई महीने तक या कई बार सालों तक भी डिले हो जाता है। लेकिन देर सवेर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी यही वेतन भत्ते मिलने शुरू हो जाते हैं, वेतन आयोग के अनुरूप ही वेतन मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम आजादी के बाद से अब तक की बात करें, इन जो वेतन स्केल हमने आपको बताया इसकी अगर समीक्षा करें, तो न्यूनतम वेतन में 2000% की बढ़ोतरी अब तक हुई है पिछले 78 सालों में, आजादी के बाद से अब तक, 1947 से लेके अब तक। और अगर अधिकतम वेतन की बात करें तो उसमें 12,000% की बढ़ोतरी हुई है। तो अधिकतम वेतन ज्यादा बढ़ा है, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कम हुई है, क्योंकि न्यूनतम वेतन का बेस थोड़ा कम था। तो ऐसे में ये देखा जाए तो अब सारी नजरें इस बार होंगी। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और भी उठता है कि इससे क्या केंद्र सरकार के खजाने पे कितना बोझ पड़ेगा? देखिए, केंद्र सरकार के खजाने पे बोझ तो निश्चित रूप से पड़ता है, पेंशन का भी और सैलरी का भी, लेकिन क्योंकि ये हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा होती है, 10 साल में अर्थव्यवस्था बदल जाती है, और इसलिए ये न चाहते हुए भी, वो उस बोझ को सहन करते हुए भी इस बदलाव को करना बेहद जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की, हम ब्रिटेन से भी आगे निकल चुके हैं। तो ऐसे में अगर कर्मचारियों पर थोड़ा खर्च ज्यादा भी करना पड़े तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। इसको तीसरे नंबर पर लाने का टारगेट रखा गया है, उस पर काम हो रहा है। तो अगर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था देश की है तो उसमें सरकारी कर्मचारियों पर अगर थोड़ा खर्च होता है तो उसका कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि सरकारी कर्मचारियों को भी एफिशिएंट होना पड़ेगा, हैं भी जो नहीं है तो उनको भी होना चाहिए, तभी ये सार्थक होगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।